नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी नायक के तौर पर उभर रहे हैं, या ये माना जाए कि इस दौर में जो भी राजनेता खलनायक के तौर पर नजर आ रहे थे, उसमें वोटर को लगने लगा है कि अब अगर इस दौर के खलनायक नरेंद्र मोदी को खलनायक कहते हैं तो असल में तो वो उनके लिए नायक है। ये कौन सी राजनीति किस दिशा में महाराष्ट्र हरियाणा में लेकर आने वाले वक्त में जाने वाली है, दस्तक में बात आज जरूर होगी। लेकिन इन सब के बीच पहली बार आरएसएस के भीतर से आवाज आई है नीतियों के खिलाफ, उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले दरअसल 140 दिन पूरे हुए हैं सरकार के, और इस दौर में क्या कुछ सामने आया है, सब कुछ स्क्रीन पर देखिए। एक के बाद एक नीतियां सामने आई है। रफ्तार में मोदी सरकार है, इसलिए स्किल इंडिया, ई गवर्नेंस, जनधन योजना, जजों की नियुक्ति, कालाधन पर एसआईटी, गंगा सफाई मंत्रालय, श्रमेव जयते, आदर्श ग्राम, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ये सारी स्थितियां इस दौर में आई है। यानी हर किसी को छूने का प्रयास है, हर किसी के जरिए इस बात को एहसास कराने का कि सरकार सबकी दिशा में देख रही है, सबके साथ कहीं ना कहीं जुड़ना चाहती है। तो क्या यह सिर्फ एक कम्युनिकेशन है जिसमें मुद्दों को सामने लाया जाता है और उसके जरिए एक अलग जगाने की कोशिश की जाती है, या फिर फेल होते सिस्टम के बीच प्रधानमंत्री मोदी एहसास कराते हैं कि देखिए सिस्टम कितना फेल था, कुछ भी नहीं किया गया, हम नीतियों को लेकर आ रहे हैं। लेकिन किसे पता था श्रमेव जयते का जिक्र होगा और संघ परिवार के भीतर से आवाज उठेगी। आइए हम जरा चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि नायक के तौर पर हरियाणा और महाराष्ट्र के भीतर से, लेकिन इन सब के बीच एक तरफ लखनऊ में आरएसएस के कार्यकारी मंडल की बैठक चल रही है, दूसरी तरफ दीनदयाल उपाध्याय के दिन को लेकर श्रमेव जयते का जिक्र, और इन सब के बीच आरएसएस ने न सिर्फ चिताया है बल्कि ड्रामेबाजी करार दिया है। हमने लेबर समस्या को लेबर के नजर से ही देखना है, श्रमिक की आंखों से ही श्रमिक समस्या देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी चाहे इसे अपने राजनीतिक उपलब्धि मान रहे हों कि उन्होंने मजदूरों का जिक्र कर देश की दुखती रग पर हाथ रख दिया, लेकिन पहली बार संघ परिवार के भीतर से यह आवाज आई है कि श्रमेव जयते का नारा सिवाय सियासी ड्रामे के और कुछ भी नहीं। श्रमिक प्रतिनिधियों से बातचीत किए बगैर इसकी जो वास्तविक दिक्कतें वो समझ नहीं सकते और उनसे अलग हट करके चलेंगे तो कोरा नारा साबित होगा, ये इसको सार्थक नहीं कर पाएंगे। जिनका सचमुच इसमें योगदान होना चाहिए, श्रमिक के प्रतिनिधि, उनसे दूर जाकर, उनसे अलग जाकर केवल मालिकों को, उद्योगपतियों को साथ में लेकर चलेंगे, कभी सफल नहीं होंगे। और मैं समझता हूँ ये कोरा नारा होगा, ड्रामेबाजी जैसी होगी। तो क्या प्रधानमंत्री पर अब संघ नकेल कसना चाहता है, या फिर जिन नीतियों के आश्रय प्रधानमंत्री मोदी लगातार कॉरपोरेट और औद्योगिक घरानों के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं, उसमें पहली बार संघ की ही शाखा भारतीय मजदूर संघ को लगने लगा है, जिन सिद्धांतों को लेकर वह मजदूरों के बीच संघर्ष करते हैं, अब सरकार उसे ही पलट रही है। जो बातें, जो घोषणाएं हुई हैं, परोक्ष तौर पर इससे उद्योगपतियों को अप्रेंटिसशिप के नाम पर सस्ती लेबर मिलेगी, जो सब कानूनों से फ्री होगी। जो स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम भी उनसे चर्चा करना चाहते थे। आज उपलब्ध स्थानों के लिए इनको कैंडिडेट क्यों नहीं मिल पा रहे, ये हम लोगों से चर्चा करते तो मिलते ही। तो क्या अपनी ही सरकार को लेकर संघ इतिहास दोहरा रहा है, या फिर प्रचारक से पीएम बने नरेंद्र मोदी भी अटल बिहारी वाजपेयी की राह पर हैं? क्योंकि वाजपेयी सरकार के दौर में सन 2011 में जब सुरक्षा के क्षेत्र में 26% एफडीआई की गई थी, तो दिल्ली के रामलीला मैदान में उस वक्त बीएमएस के महासचिव हंसमुख दवे ने खुला विरोध किया था, और बकायदा आंदोलन की अगुवाई बीएमएस ने ही की थी। उससे पहले वाजपेयी सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा भी दत्तोपंत ठेंगड़ी के निशाने पर आए थे, और आज बीएमएस के महासचिव ने मोदी सरकार की मजदूर नीति पर ही सवालिया निशान लगा दिया। अगर इसको वास्तविकता पर इन्होंने सचमुच लाने का मन है तो श्रमिकों की भागीदारी के बिना नहीं हो सकता। मैंने कहा अगर ऐसा होगा तो केवल ड्रामा साबित होगा, बस एज ए ड्रामा के लाइक लोग इसे एंजॉय कर सकेंगे, वास्तविकता से इसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो राजनीतिक चुनौती से दूर मोदी सरकार को पहली चुनौती संघ परिवार के भीतर से ही मिली है। दिल्ली से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। ध्यान दीजिए, तो आरएसएस हमेशा नकेल कसने की स्थिति में आर्थिक नीतियों को लेकर हर बार आया है। हर बार से मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौर की बात भी है, लेकिन एक शब्द बार बार निकल कर आया, हमसे बातचीत नहीं हुई। 2001 में बीएमएस ने अगुवाई की थी दिल्ली के रामलीला मैदान में, जिस समय 26% एफडीआई का जिक्र सेना के क्षेत्र के लिए किया गया था।
अब सहमति बनती है आरएसएस के भीतर या नहीं बनती है, लेकिन बीएमएस विरोध कर रही है। लेकिन इन सबसे इतर राजनीतिक संगठन नहीं है आरएसएस और बीएमएस दोनों ही। लेकिन राजनीतिक तौर पर कोई चुनौती आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी के सामने है नहीं। नायक के तौर पर छवि हर जगह उभर रही है। तो क्या इसका मतलब माना जाए कि तमाम राजनीतिक दलों को अब अपने आप को बदलना है, पारंपरिक राजनीति को छोड़ना है, या इन सबसे इतर नरेंद्र मोदी जिस रफ्तार से आगे चल पड़े उस रफ्तार को पकड़ने के लिए सब कुछ बदलना होगा? रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी जिस राजनीति के जरिए सत्ता साध रहे हैं उसमें केंद्र की राजनीति हो या फिर छत्रपों का मिजाज, दोनों के सामने ही खतरे की घंटी बजने लगी है। या तो उन्हें पारंपरिक राजनीति छोड़नी पड़ेगी या फिर मुद्दों को लेकर पारंपरिक समझ बदलनी ही होगी। क्योंकि बीते 60 वर्ष के चुनावी राजनीति में हार जीत को कभी राजनीतिक तौर तरीके बदलने के दायरे में रखा नहीं गया। और ध्यान दें तो अक्सर यही माना गया कि हर बार कोई जीत सकता है तो कोई हार सकता है। यानी कभी कांग्रेस जीती, कभी बीजेपी, कभी छत्रपों का राज आ गया। लेकिन पहली बार अपने बूते देश की सत्ता पर काबिज होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तेवर के साथ गांव, किसान, मजदूर से लेकर कॉरपोरेट और औद्योगिक घरानों को भी मेक इन इंडिया से जोड़ने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्यों के चुनाव का ऐलान होते ही महाराष्ट्र और हरियाणा के गली कूचों में रैली करनी शुरू कर दी। उसने अरसे बाद बदलती राजनीति के संकेत देने भी शुरू कर दिए। शायद इसीलिए सोनिया गांधी हो या शरद पवार या फिर उद्धव ठाकरे या चौटाला या फिर छत्रपों के मिजाज में मुलायम सिंह यादव, मायावती, नीतीश कुमार या फिर हेमंत सोरेन, बदलना सबको होगा। लेकिन यह बदलाव अब इसलिए जरूरी हो चला है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तौर तरीके बदले हैं। मसलन नेताओं को सीधे संवाद बनाना ही होगा। यानी सत्ता मिल जाए तो सिर्फ सत्ता में बैठकर साधने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय नीतियों को आम लोगों से जोड़ना ही होगा। विकास की परिभाषा को जातीय या धर्म में बांटने से बचना ही होगा। यानी कांग्रेस की मुश्किल यह है कि वो सेकुलर राग के आश्रय अब सत्ता पा नहीं सकती। छत्रपों की मुश्किल है कि जातीय समीकरण के आश्रय वोट बैंक बना नहीं सकते। राजनीतिक गठबंधन की मुश्किल यह है कि जीत के आंकड़ों का विस्तार सिर्फ राजनीतिक दलों के मिलने से संभव नहीं है। और ये तीनों आधार तभी सत्ता दिला सकते हैं जब देश के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को समझते हुए राजनीति की जाए। ध्यान दें तो नरेंद्र मोदी ने बेहद बारीकी से अपने भाषणों में उस आर्थिक सुधार को ही निशाने पर लिया है जिसने मंडल कमंडल की राजनीति को बदला, जिसने भारत को बाजार में बदल दिया। यानी बीते 20 बरस की राजनीति के बाद से भारत में हर सरकार की सियासी अंटी से सिर्फ घोटाला और भ्रष्टाचार ही निकला। और राजनीति के बाजार में यही सब कुछ मुद्दे भी बने और यही महत्वपूर्ण भी हो गए। और ध्यान दें तो इसी दौर का आक्रोश शायद नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषणों में कुछ इस तरीके से छलका जिससे लोगों में भरोसा जगा। और शायद राजनीतिक तौर तरीके यहीं से बदलने भी शुरू हो गए। क्योंकि कांग्रेस ही नहीं बल्कि शरद पवार हो या चौटाला, उद्धव ठाकरे हो या फिर यूपी, बिहार सरीखे प्रदेशों के छत्रप, बीते 20-30 बरस से इनकी राजनीति में कोई अंतर आया नहीं है। जबकि इस दौर में 2 पीढ़ियां वोटर के तौर पर जन्म ले चुकी हैं। और नरेंद्र मोदी फिलहाल इसे साधने में मास्टर साबित हो रहे हैं क्योंकि बीते 20 बरस के दौर की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के खिलाफ वह बोलते हैं, चाहे सरकारी नीतियां अभी भी उसी ट्रैक पर चल रही हैं। नरेंद्र मोदी प्रचारक से प्रधानमंत्री तक के पद पर पहुंचे हैं। संघ के प्रचारक, स्वयंसेवक के तौर पर। शायद इसीलिए अब संघ के भीतर भी लोगों के घुसने का जुनून पैदा हो चला है। आरएसएस खुद क्या कह रही है और आंकड़े किस तेजी से आरएसएस में शामिल होने वाले के बढ़ रहे हैं, जरा सुन लीजिए। 2012 में पर मंथ 1000 संख्या रिक्वेस्ट आती थी नेट पर, संघ के वेबसाइट पर संघ से जुड़ने की इच्छा व्यक्त करने वाले। ये अधिकतर युवा और शिक्षित वर्ग के लोग होते हैं। तो 2013 में यह संख्या प्रति मास की 2500 थी। 2014 की सितंबर अंत तक की संख्या प्रति मास एवरेज 7000 थी। अभी अक्टूबर की, क्योंकि हमको हर 15 दिन के बाद मेरे पास आंकड़े आते हैं, तो 15 अक्टूबर कल ही पूर्ण हुआ। अक्टूबर की 1 से 15 की संख्या 4004 है। हो सकता है 7-8 हजार तक यह भी संख्या जाएगी। तो ऐसे जो बढ़ती हुई संघ से जुड़ना, संघ को जानने के लिए जो लोग आ रहे हैं, हर महीने 7-8 हजार
यकीनन बड़ी तेजी से रफ्तार बढ़ रही है संघ में शामिल होने की। दूसरी तरफ ऐलान और इन सब के बाद कोई राजनीतिक चुनौती न होना और नायक के तौर पर मोदी का उभरना सरकार के भीतर जारी है। ये सभी प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान हैं। कमोवेश हर तबके के लिए कुछ ना कुछ, हर क्षेत्र को छूने की कवायद, बिगड़े हुए सिस्टम को संवारने की सोच और सियासत साधने के तरीके। यानी कैबिनेट के पहले निर्णय कालाधन पर विशेष कमेटी बनाने से लेकर दीनदयाल उपाध्याय के जरिए देश के मजदूरों को उनके हक का पैसा दिलाने के लिए श्रमेव जयते का नारा लगाना। लेकिन नारों की जमीन क्या वाकई पुख्ता है, या फिर पहली बार प्रधानमंत्री खुद ही विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हर तबके की मुश्किल को उभार भी रहे हैं और कुछ करने के संकेत मात्र दे भी रहे हैं। ध्यान दें तो कांग्रेस अभी भी खुद को विपक्ष मानने के हालात में आया नहीं है। हो सकता है इतिहास में सबसे निचले पायदान पर पहुंची कांग्रेस अभी भी सदमे में हो, या फिर यह भी हो सकता है कि कांग्रेस इस खुशफहमी में हो दरअसल प्रधानमंत्री उनकी ही नीतियों को नाम बदलकर लगातार ऐलान किए जा रहे हो जो भी। लेकिन सच यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी बैग एंड बैगेज के प्रधानमंत्री बने हैं, यानी हर दबाव से मुक्त हैं। इसीलिए ऐलान करते वक्त नरेंद्र मोदी नायक भी हैं और ऐलान पूरे कैसे कब होंगे इसके लिए कोई ब्लूप्रिंट ना होने के कारण खलनायक भी हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर जनादेश के जरिए जिन नेताओं को इस दौर ने खलनायक ठहरा दिया उसमें यह सब कुछ मायने रखता नहीं है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों में विपक्ष किसी भूमिका में है ही नहीं। शायद इसीलिए आज जब मजदूरों के लिए श्रमेव जयते का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया तो यह हर किसी को अनूठा भी लगा। लेकिन मौलिक सवाल और कोई नहीं, आरएसएस की शाखा भारतीय मजदूर संघ ने यह कहकर उठाया कि मजदूरों की गैर मौजूदगी में श्रमेव जयते का मतलब है क्या। अच्छी साड़ी हो, शर्ट हो, कपड़े हो, किसी न किसी गरीब के परिश्रम का परिणाम होता है। पहली बार उन्होंने देश की जो त्रिपक्षीय संवाद की परंपरा थी उसको ब्रेक किया। आज के इस कार्यक्रम में पहली बार उन्होंने श्रमिकों के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया। इसलिए मुझे तो ये संदेह लगता है कि इनकी नीयत मजदूरों के हक में काम करने की है भी या नहीं। तो सवाल है, क्या संघ परिवार ही मोदी की उस सियासत को साधेगा जिस सियासत में होने वाले हर ऐलान की जमीन पोपली नजर आती है? और संघ चाहता है कि मोदी पोपली जमीन को भी पुख्ता करते चले। यानी पहली बार देश के बदले हुए राजनीतिक हालात के सामने कैसे हर राजनीतिक दल सरेंडर कर चुका है और जिस संघ ने मोदी को विजयी घोड़े पर बैठाया वही विरोध भी कर रहा है। तो संकेत साफ है, पहली बार मोदी को राजनीतिक चुनौती देने वाला या चुनौती देते हुए दिखाई देने वाला भी इस दौर में कोई नहीं। शायद इसीलिए अब मोदी वर्सेस ऑल की थ्योरी तले गठबंधन के आसरे ही चुनावी जीत की बिसात को हर राज्य में हर राजनीतिक दल देखना चाह रहा है। शायद इसीलिए झारखंड से आज आवाज आ रही है कि हम गठबंधन करेंगे, यानी सारे राजनीतिक दल एक साथ मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जिट पोलों ने दिखला दिया है महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी सत्ता में अपने बूते आ सकती है। अगर आ सकती है तो उस दौर के नायकों का क्या होगा जो एक दौर में नहीं बल्कि 3-3, 4-4 दशक से नायक बने रहे। उनकी अंतिम पारी है, 2 नाम, शरद पवार, चौटाला। रिपोर्ट देखिए। तो क्या शरद पवार और ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक पारी खत्म? इस सवाल पर आखिरी मुहर तो 19 अक्टूबर को ही लगेगी। लेकिन अब नया सवाल यह है कि महाराष्ट्र में शरद पवार की सियासत थामे बेटी सुप्रिया सूले हो या फिर भतीजे अजित पवार, और हरियाणा में ताऊ यानी देवीलाल का नाम लेकर ओम प्रकाश चौटाला के साथ तीसरी पीढ़ी के अभय अजय चौटाला राजनीति कर रहे हों, या फिर देखते देखते चौथी पीढ़ी दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला के नाम पर सत्ता पाने की जोड़तोड़ हो रही हो। क्या अब इन सब को बदलना होगा या फिर विरासत की लकीर के आसरे ही 5 बरस का इंतजार करना होगा? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि पवार और देवीलाल ने राजनीति का पाठ 60 के दशक में शुरू किया और इस दौर में 3 पीढ़ियां वोटर बन चुकी है। जबकि महाराष्ट्र की राजनीति हो या हरियाणा में राजनीति करने का अंदाज, दोनों जगहों पर इन नेताओं की राजनीति में कोई फर्क आया नहीं। शरद पवार ने जिस पश्चिमी महाराष्ट्र से राजनीति शुरू की वह इलाका गन्ने की खेती और चीनी फैक्ट्रियों के कारण चाशनी की कटोरी माना जाता रहा, लेकिन पहली बार खटास वहीं आई। पहली बार शरद पवार के इसी गढ़ में शरद पवार का असर कम होता नजर आया, और असर कम होने की सबसे बड़ी वजह कृषि मंत्री होकर भी बीते 5 बरस में शरद पवार ने इस इलाके की तरफ पलटकर भी नहीं देखा। चाहे वो गन्ने के रेट का मामला हो, सिंचाई के लिए पानी या फिर बिजली की समस्या हो,
पवार ने बीते 5 बरस में किसी को नहीं पूछा। और ध्यान दीजिए तो नरेंद्र मोदी ने पवार की इसी साख पर सीधी चोट की और इसी बार बारामती पहुंचकर चोट की। बारामती की आजादी के लिए मैदान में आया है। यानी समीकरण बैठाने में माहिर पवार के सौदेबाजी की सियासत को खुले तौर पर ठेंगा दिखाकर मोदी ने यह तो तय कर दिया कि पवार की राजनीति की उल्टी गिनती उनके सत्ता में आते ही शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जाट और अहीर की सियासत तले चौटाला की सियासत को भी न्यूनतम जरूरतों तले जिस बारीकी से प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने लाखड़ा किया, उसने हरियाणा में भी नए संकेत देने शुरू कर दिए। संकेत साफ है, अब खाप, पंचायत, चौपाल और जातीय समीकरण के आश्रय हरियाणा की सियासत को बांधा नहीं जा सकता। शायद इसीलिए महाराष्ट्र हो या हरियाणा, दोनों जगहों पर नरेंद्र मोदी ने तमाम राजनीतिक दलों के सामने खुद को खलनायक कुछ इस तरीके से करार करवाया जिससे वोटर के जहन में यह सवाल उठे कि वो अभी तक जिन्हें नायक मान रहे थे, दरअसल वो आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में उनके लिए खलनायक हो चुके हैं। तो खलनायक की नजर में जो खलनायक है वो शायद वोटरों के लिए नायक हो गया। मौजूदा दौर का सच शायद यही हो चला है।